नमस्कार। आज का टॉपिक है सर्वाइकल लंबर स्पाइन डिसऑर्डर्स एंड आयुर्वेदिक व्यू। हम जब कभी जाते हैं बाहर तो हमें बस इतना ही पता होता है बहुत सारे स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है या बाकी कोई प्रॉब्लम, हम उस हिसाब से जाते हैं। कभी आयुर्वेदिक व्यू के हिसाब से उसकी संप्राप्ति देखी है आपने? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संप्राप्ति। अभी देखिए, कहीं आयुर्वेद आप ग्रंथ अगर देख रहे हैं तो ऐसे जैसी बीमारी जैसे स्पाइन डिसऑर्डर हो, कोई सर्वाइकल लंबर जो कुछ है, पाठी जो उसका जो व्याधि है, कहीं दिखाई देता है ऐसा? जैसे ज्वर दिखाई दिया, रक्त पित्त दिखाई दिया, गुल्म दिखाई दिया, बाकी कोई व्याधि दिखाई दे रहे। लेकिन यहाँ जो स्पाइन डिसऑर्डर कोई भी है, सर्वाइकल का हो, लंबर का हो, कोई भी पीठ का प्रॉब्लम हो, हमें ऐसा कोई व्याधि दिखाई देता है क्या? अगर ऐसा सेपरेट व्याधि नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं जगह मन्याशूल दिखा रहा है, कहीं जगह त्रिक शूल दिखाई दिया या त्रिक संधि शूल दिखाई देता है, इसका मतलब ऐसा है इसमें सेपरेट अगर नहीं दिखाया गया तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि 90% ये जो स्पाइन डिसऑर्डर है ये उपद्रव स्रोतपात्मक आते हैं। मतलब किसी बीमारी का ये सिम्टम है। अगर जब तक हमें वो बीमारी नहीं पता चलेगी तब तक इसके बारे में हम ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते, 100% इस बीमारी को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस बीमारी के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे ये मनुष्य है, मनुष्य के लिए कैसा है, उनका जो स्पाइन है एकदम स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर टू अर्थ है। लेकिन कोई पक्षी होते हैं, कोई प्राणी होते हैं, उनका मन का कैसा है, पृथ्वी के हिसाब से होता है। इसलिए हमारा जो स्पाइन है एकदम स्ट्रेट है, और जब स्ट्रेट स्पाइन है तो उसमें अगर कोई भी अलग प्लस माइनस हुआ तो बीमारी आने वाली है। इसलिए हम कहते हैं ना, स्ट्रेट रहना, तो मराठी में कहते हैं सीधे चल रहे हैं ज्यादा तो ऐसा अभिमान है, स्ट्रेट चल रहे तो अभिमान है। मतलब स्ट्रेट चलने से, मन का स्ट्रेट रहने से। हॅलो, सरांचं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे लेक्चर, तर मग आता ही सगळ्यांनी मीटिंग लेफ्ट केली तरी पण चालेल. ओके, सीताजी जी सोनाली जी, प्रमोद सर, रोहित, हाँ ही मीटिंग आता आपण लेफ्ट करूया सगळे, कारण तिकडे सरांचं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे ऑलरेडी. ओके ओके. तो इसके वजह से क्या है, ये जो स्ट्रेट मनका है, तो स्ट्रेट मनका के वजह से क्या है, इस मनुष्य प्राणी में जैसे ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी का जो साधना के हिसाब से महत्व है, इसलिए इसका बुद्धि तत्व विकसित होता है। जो प्राणी में या कोई पक्षी में वो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता जितना वो विकसित मनुष्य प्राणी में है। इसलिए इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं अगर ये मन का स्ट्रेट नहीं है तो हमें ये सर्वाइकल स्पाइन का या स्पाइन डिसऑर्डर देखना है तो हर बार हम कहीं टीवी पे देखते हैं या कहीं अगर किसी ने ऐड कर दिया तो उसमें बस वो मनका के जो सर्वाइकल या लंबर स्पाइन है वही हमें दिखाई देते हैं, हम बाकी कुछ नहीं देखते हैं। हमें स्पाइन ऑर्डर मतलब उस जो मनका है, जो हड्डियां है, उसमें ही प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम 10% या 12% या मैक्सिमम 20% होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, अगर हमें ये स्पाइन डिसऑर्डर समझना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझ लेना चाहिए कि उसके साथ जो स्पाइन है, स्पाइन के साथ टेंडन्स है, लिगामेंट है, कार्टिलेजेस है, बोन है, इन सब की जब तक रचना हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हमें ये नहीं समझेगा। इसलिए जो स्पाइन डिसऑर्डर है, स्पाइन डिसऑर्डर में लिगामेंट समझना जरूरी है। जैसे हमारे हिसाब से सिरा, कंडरा, जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो बोन है, ये जब तक हमें वो समझ नहीं आते तब तक हम ये स्पाइन डिसऑर्डर या स्पाइन के जो प्रॉब्लम है हम कम नहीं कर पाते। इसलिए आज हम इस बीमारी के संप्राप्ति तक जाते हैं, फिर हम हेतु लेंगे, सब लेंगे, लेकिन हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारा आगे का जो 15 मिनट्स है ये संप्राप्ति समझने के लिए। ये समझ में आया तो
आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस बीमारी को जल्दी से जल्दी या पेन जल्दी से जल्दी रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है तो हमारे हिसाब से पेन किलर है, कैल्शियम है, लेकिन वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए फिर काम होगा। तो हम अभी इसकी संप्राप्ति की तरफ जाते हैं तो समझ में आएगा। अभी देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस किस को है। अब ये स्पाइन डिसऑर्डर या स्पॉन्डिलोसिस है या स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, ये किस किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी देखिए अब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें भी मैं देख रहा हूँ कि स्पाइन के प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं। स्कूल गोइंग है, अभी तो ये जो मनका के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं एजिंग के बाद, जैसे आफ्टर 50-60 में समझ भी सकता हूँ, लेकिन स्कूल गोइंग कॉलेज के जो बच्चे हैं उनमें, और सबसे ज्यादा ये जो आईटी में काम कर रहे हैं या बाकी जो कंटिन्यू कंप्यूटर के साथ है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनमें मुझे 70% दिखाई दे रहे हैं। अभी हम भी थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम भी बैठ रहे तो ऐसा कभी स्ट्रेट नहीं बैठते, हम झुक के बैठ रहे हैं, लेकिन किसको उतनी तकलीफ नहीं दिखाई दी कुछ। लेकिन अभी इतनी फास्ट क्यों आ रही है, अब सबसे ज्यादा क्यों तकलीफ ये हो रही है, हमने कभी सोचा है क्या? देखिए अब ये सब लोग या पेंडेमिक के वजह से क्या हो रहा है कि अभी सब ऑनलाइन स्कूल है, तो उसके वजह से बच्चे कंटिन्यू मोबाइल के सामने है, लैपटॉप के सामने है, टैब के सामने है। जैसे आईटी वाले हो या कोई भी हो, ये कैसे है, ये कंटिन्यू ये कंप्यूटर के सामने है। जब कंप्यूटर के सामने ये होते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू रेज आ रहे हैं। अब जब रेज आ रहे हैं तो कोई भी चीज अब ज्यादा करेंगे तो उसका तो दृष्टि होनी ही होनी है। जैसे आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वात प्रकोप होगा, कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, मतलब जब पंच ज्ञानेंद्रिय का कोई भी है अगर एक्सेस आप वो काम कर रहे हैं तो उसकी विकृति या उसमें वात प्रकोप होगा ही होगा। जैसे आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं तो भी वात प्रकोप होगा, बहुत कंटिन्यू बातें कर रहे हैं वात प्रकोप होगा। ये जो है वैसे आप कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने है या मोबाइल के सामने है तो उससे क्या हो रहा है, देखिए इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने है उनमें सबसे प्रॉब्लम आ रहा है ड्राइनेस ऑफ आई, जलन हो रहा है आंखों को, उसके साथ उनमें आंखों के प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ जैसे डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें मन्याशूल, मन्यास्तंभ, कटिशूल, कटिस्तंभ ऐसे सिम्पटम सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं। मतलब इनमें ही सबसे ज्यादा ये स्पाइन डिसऑर्डर दिखा रहे हैं। अभी इनके साथ ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए जब हम कंटिन्यू कैमरे के सामने या कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने, उससे क्या हो रहा है, उससे ये आंख जो है आंख मज्जा से तैयार हुई है। जब मज्जा से तैयार हुई है तो यहाँ मज्जा दृष्टि हो गई, यहाँ वात प्रकोप तो हो गई है, लेकिन मज्जा दृष्टि के वजह से हमें पता है ये मज्जा कहाँ तैयार हो रही है, ये मज्जा तैयार हो रही है ग्रहणी में, और मज्जाधरा कला सायो पित्तधरा कला या पित्तधरा कला सायो मज्जाधरा कला। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये ग्रहणी दृष्टि हो रही है, पित्त दृष्टि हो रही है, और पित्त दृष्टि के वजह से पचन में प्रॉब्लम आ रहा है। जब पचन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके वजह से मज्जा धातु भी अच्छा तैयार नहीं हो रहा, और मज्जा धातु अच्छा तैयार नहीं होता है तो जैसे आगे के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे, तो आगे का लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मज्जा दृष्टि के बाद ये स्पाइनल डिसऑर्डर क्यों, ये तो सबको पता है सायो पित्तधरा कला मज्जाधरा कला, लेकिन मनका के प्रॉब्लम क्यों आएंगे, बाकी के भी बीमारी आ सकती है, ये सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है। तो हम इसके आगे जाते स्टार्ट संप्राप्ति। अभी मज्जा मूलस्थान हम देखेंगे। मज्जा मूलस्थान क्या है, मज्जा वाहनम स्त्रोतसाम अस्तिनी मूलम संधाय च। देखिए क्या है, मज्जा वाहनम स्त्रोतसाम अस्तिनी मूलम संधाय च। इसका मूल स्थान है अस्थि और संधि। अब अस्थि तो पता है, ये अस्थि मतलब अंतर्गत अस्थि, अस्थि के अंदर मज्जा है, बराबर, ये तो मूल स्थान समझ में है कि यहाँ मज्जा है, हमें सब पता है। लेकिन संधाय च मतलब क्या है, इसका अर्थ संधि, मतलब जो संधि है, कौन से संधि, मांस अस्थि संधि, स्नायु अस्थि संधि, मांस शिरा संधि, स्नायु कंडरा संधि, जो संधि है, ये जो संधि होते हैं कोई भी जो मनका के बाजू में, ये किसके है, मज्जा मूल स्थानम। देखिए अभी कहा आ गया हम, मज्जा दृष्टि के बाद अब मूल स्थान संधि। अगर ये मूल स्थान संधि है इसका, तो इसमें क्या होता है, हमें तो ये पता है कि जब
पित्त धारा कला बिगड़ती है तो उसमें हमें पता है कि पांडु, कामला, पित्त प्रकोप जैसे संप्राप्ति दिखाई देते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मज्जा दुष्टि है। और मज्जा धातु दुष्टि होने के वजह से सबसे प्रॉब्लम क्या है, हमारे मज्जा धातु सबसे प्रॉब्लम, सबसे अच्छा हम समझ तब कब समझते हैं, मस्तुलंग, मस्तिष्क में ये जो हमारा ब्रेन है मज्जा से तैयार हुआ है, बराबर। और इस मज्जा में क्या रहता है, प्राणोर्त मूर्धगा, मतलब प्राणवायु का अधिष्ठान इस मज्जा में है। देखिए, अगर इस मज्जा में प्राणवायु का अधिष्ठान है, इसलिए कहीं भी प्राणवायु हो, कहीं भी मज्जा हो तो वहां प्राणवायु होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो हम अब सुश्रुत आचार्य जो कहते हैं वो थोड़ा लेते हैं। उन्होंने लिखा है मर्म में, क्या लिखा है, सुश्रुत शारीर स्थान जो 6 अध्याय 22 सूत्र है, उसमें लिखा है मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाताः तेषु स्वभावता एव विशेषण प्राणतिष्ठन्ति। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो मांस है, जो सीरा है, जो अस्थि है, जो संधि है, जो स्नायु है, इनका जो सन्निपात है इसको मर्म कहते हैं। और इस मर्म में कहा रहता है, प्राणाधिष्ठ, मतलब यह प्राण रहता है। और उन्होंने कहा है इस संधि में जैसे प्राण रहता है वैसे ही जो तेज तत्व अग्नि है, सोम तत्व कफ है और वायु, इन तीनों दोषों का अधिष्ठान है। अब हम कहाँ पहुंचे, मज्जा दुष्टि से लेकर अब जो मज्जा का स्पेसिफिक जो मर्म है मस्तिष्क, वह प्राण अधिष्ठान है। मतलब मज्जा में प्राणोर्त मूर्धगा का है जो शिर में अधिष्ठित है। और जो शिर में अधिष्ठित मज्जा, वो मज्जा अभी मूल स्थान कहाँ है, अस्थि संधि शिरा मांस, इसका जो संधि है उस संधि में अभी ये अधिष्ठित है, मतलब यह प्राण अधिष्ठित है। अब कहीं भी मर्म का श्लोक ऐसा है कि कहीं भी पीड़न करते तो शूल है, मतलब यहां कोई भी दृष्टि आती है तो वेदना है। अभी यहाँ शूल आ गया, ये शूल किस वजह से होता है, ये जो शूल है दो चीजों से है। एक तो प्रकोपितवात, हमें पता है कि जब प्रकोपितवात होता है, दृष्टि होती है तो शूल है। और उसके साथ एक और दृष्टि है, वो है रक्त दृष्टि में शूल होता है। मतलब रक्त दृष्टि है तो शूल है। रक्त धातु के वजह से जो सीरा कंडरा है उसमें दृष्टि होती है। अभी ये रक्त गुण में बताया कि शूल, मतलब जैसे ब्रह्मदेव को जो पूरा शरीर तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा क्या लगा, खून लगा। जैसे जो कुंभार होता है, जो मिट्टी से जो बर्तन तैयार कर रहा है, उसको क्या लगती है, सबसे ज्यादा मिट्टी लगती है, उसके वजह से वो बर्तन तैयार कर सकता है। यहाँ ब्रह्मदेव को प्राणी मनुष्य तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा क्या लगा, वो है रक्त धातु। मतलब हमारा शरीर पूरे रक्त से तैयार हुआ है वो, और उस हिसाब से अभी सब शरीर में रक्त है। अगर रक्त दृष्टि है तो शूल है, रक्त स्रोत में प्रॉब्लम है तो शूले संप्राप्ति आएगी। और अब इसके बाद सीरा कंडरा में अगर कोई दृष्टि है तो उसके वजह से शूल आएगा। देखिए अभी शूल कैसे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब ये सर्वाइकल स्पाइन है, उसके बाजू में सीरा है, उसके बाजू में कंडरा है, उसके बाजू में मसल भी है, उसके बाजू में जो लिगामेंट टेंडन अंदर मनका के अंदर कार्टिलेज सब है। अब हम आगे उसके बाजू में, अब उसके बाजू में कभी प्रॉब्लम आता है तभी जो स्पाइन डिसऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मज्जा दृष्टि से कहाँ हम आ गए, स्पाइन के जो प्रॉब्लम है यहाँ हम आ गए। अब थोड़ा आगे जाते हैं, हमें तो पता है कि सायो पित्त धारा कला मज्जा धारा कला ये तो हमें पता है। तो इसके बाद अब ये कैसे समझ लेते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। अभी मज्जा का मल क्या है, मज्जा का जो मल दिखा है मज्जा स्नेहो अक्षिवित्तो, मतलब जो मल है हमारे शरीर में उसका जो स्नेह है वो क्या है, वो स्नेह है मज्जा का। इसलिए
मज्जाक्षय और शुक्रक्षय में लक्षण है। क्या लक्षण है? मलावष्टंभ। मज्जाक्षय होता है, शुक्रक्षय होता है, मलावष्टंभन ही लक्षण सिम्टम बताया है। और मलावष्टंभ जिस किसी में अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उनमें शूल बढ़ता है। जब उनका पेट साफ हो जाता है शूल अपने आप कम हो जाता है। देखिए पित्तधरा कला, इसके वजह से किसी में पित्त दृष्टि ज्यादा होती है, पित्त की संप्राप्ति ज्यादा बढ़ती है, तो उनमें भी सबसे ज्यादा तकलीफ होने, इसलिए किसी का पित्त बढ़ता है तो जो स्टिफनेस है ज्यादा बढ़ता है, शूल ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अवृत्त वातु के वजह से। वैसे ही मलावष्टंभ भी ये श्लोक है। देखिए अभी मल का विसर्जन नहीं होता तो उसमें एक पुरुष धरा कला का हमें पता है एक श्लोक है, शक्रुता पिंडिको द्वेष्टा प्रतिशाय शुरोरुजा। देखा, शक्रुता पिंडिको दोष्ट, म्हणजे पिंडिको दोष्ट लक्षण है प्रतिशाय और शिरोरुजा। अब ये शिरोरुजा जो है ये मनका के यहाँ से शिर तक है। मतलब अगर किसी में मलावष्टंभ की संप्राप्ति है, अपान प्रतिलोम होने के वजह से ये संप्राप्ति शिरशूल या मन्याशूल या मन्याग्रह में या मन्यास्तंभ में ये दिखाई देगा। कई पेशेंट आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन बहुत दिनों से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिन से मुझे पेट साफ नहीं हो रहा। मतलब इसका और उसका संप्राप्ति कैसा है देखिए। अभी ये मलावष्टंभ से क्यों हो रहा है ऐसा, अब ये गुदगत वात का मैं एक श्लोक आपको बता देता हूं, देखिए कैसा है। गुदगत वात या कहीं अर्श में इसका श्लोक है, जंघो उरु त्रिक पृष्ठ रोगो शोषो गुदे स्थित है। मतलब गुदगत वात होता है तो उसमें क्या है, जंघा उरु और त्रिक में शूल है, उरु में शूल है और त्रिक शूल है। मतलब गुदगत वात में ये हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां मलावष्टंभ हो गया, अपानवायु दृष्टि हो रही है, अपानवायु दृष्टि के वजह से संप्राप्ति दिखाई दे रही है। और ये कब कैसे हो रहा है, मज्जा के हिसाब से जा रहे हैं हम। अब मज्जा के हिसाब से जा रहे हैं तो और एक थोड़ा आगे दे देता हूं रेफरेंस इसका, जो हमें पता चलेगा कि इससे शूल क्यों हो रहा है। और इसका ग्रंथ में ये अस्थि मज्जागतवाद, अस्थि मज्जागतवाद जो है इसके बारे में एक श्लोक है जो बता है, मेदो अस्थि पर्वाणाम। देखिए, मेदो अस्थि पर्वाणाम संधिशूलम मांस बलक्षयम अस्वप्नः संतता रुक च मज्जा अस्थि कुपिते अनिले। मतलब क्या है, देखिए जब मज्जा या अस्थिगत वात लक्षण होता है तो पर्वशूल दिया है इसमें। पर्वशूल मतलब अस्थि के पैर भी रहेंगे यहाँ। पर्वशूल मतलब जो जॉइंट है किसी का, पर्व मतलब आगे अगर हमारा हाथ है तो ये है, पैर है तो आगे के हिसाब से, तो जहां से शुरू हुआ है जहां एंड हो रहा है, जो किसी के साथ संधि कर रहा है वो भी पर्व है, बराबर है ना। स्नायु का पर्व, मांस का पर्व, यहां सिरा का पर्व, कंडरा का पर्व, ये भी इसमें आता है क्योंकि वो जॉइंट है। और यहां मज्जा है, जहां मज्जा है वहां प्राण अधिष्ठित है, जहां प्राण अधिष्ठित है वहां वात कफ और पित्त जैसे ये तीनों ही दोष अधिष्ठित है। और सुश्रुत आचार्य ने कहा कि वहां जो मनोवस्त्र से रजतम जो सत्व गुण है वो भी वहां अधिष्ठित है। मतलब यहाँ जो संधि है वो संधि किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मज्जा के वजह से ये क्या हो रहा है, जो पैर है उसमें दर्द, जो छोटे वाले संधि है या हड्डियों के जो आगे के जॉइंट से वो दर्द कर रहे पर्व संधि, उसके साथ जो संधि में शूल है, संधि शूल यहां बोला है। संधि शूल मतलब हमें एक ही पता होता है, अर्थराइटिस, हड्डियों का पेन, हड्डियों के हिसाब से शूल, ऐसा नहीं है। ग्रंथ में संधि अनंत बताया है, अनंत संधि है। और इस अनंत संधि में सबके आते हैं, मांस और मांस का संधि, स्नायु और स्नायु का संधि, स्नायु और मांस का संधि, हड्डी और स्नायु का संधि, ऐसे अनेक संधि है। उसका शूल, संधि शूल मतलब हड्डियों का शूल ऐसे नहीं है। कोई भी जॉइंट का, कोई भी संधि का शूल मतलब संधि शूल, समझ रहे। उसके साथ उसमें सिम्टम दिया है कि अंग में ठनका लगता है, ठनका मतलब शूल, एक बोलते ना, एक जैसे हथौड़ा लगाते हैं ना वैसे, या पुए में जैसा
पेन होता है ना, वैसे पेन इसमें दिखाई देता है। अब इसमें जो बताया है, अभी हम बोल रहे मज्जास्थिगत वात में जो शूल बताया है वो हम देखेंगे। अब देखेंगे संधि शूल में उन्होंने क्या बताया। संधि शूल में ऐसा नहीं बताया, संधि शूल में बताया हंति संधिगतः, संधिगत अंदर क्या दिखाया उसमें, संधि शूल शोफो करोति च, उसमें क्या बताया, इसमें जो जॉइंट है उसकी क्रिया बंद हो जाती है, उसके साथ स्तंभ आता है, उसके साथ ये संधि शूल है और वह जॉइंट में या संधि में शोप होता है। ये संधि शूल के हिसाब से, मतलब ये संधि आप जॉइंट का भी ले लीजिए, ये या आप स्नायुकंडर का भी संधि लीजिए, उसमें वह शूल होता है तो ये सिम्टम आते हैं। अब देखिए कैसे ये शूल के बारे में हमें पता चला है। इसलिए कहीं भी देखो, अगर इसलिए आयुर्वेद अग्नि के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है, सायव पित्तधरा कला सायव मज्जाधरा कला क्यों बता रहे हैं। अगर मज्जा बिगड़ने लगी तो पित्त बिगड़ने लगा, पित्त बिगड़ने लगा तो हमारा जो खाना पीना वो सब बिगड़ने लगता है, और खाना पीना बिगड़ने के बाद पचन बिगड़ने लग रहा है, पचन बिगड़ने की वजह से ये सायव अस्थिधरा कला सायव पुरुष धरा कला, ये पुरुष धरा कला बिगड़ रही है और ये वात दुष्टि। मतलब हमारे हिसाब से अगर ट्रीटमेंट के हिसाब से, हम ट्रीटमेंट के हिसाब से थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमें हर बार वो स्पाइन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि स्पाइन व्याधि नहीं बताया है। स्पाइन 10% व्याधि के स्वरूप में आता है आघात के बाद या कोई आगंतुक के बाद निज दोष आ रहे हैं, लेकिन 80-90% उपदम स्वरूपात्मक ये संप्राप्ति उसमें दिखाई देती है। इसलिए हमारे हिसाब से ये सब देखना कि लीवर का फंक्शन कैसा है, क्योंकि जहां वात तैयार हुआ वो अच्छा तैयार होता है ना, जहां रक्त तैयार हो रहा है वो रक्त अच्छा तैयार होता है नहीं, ये देखना जरा वो क्या खा पी रहा है, उसको पूर्वोत्पन्न व्याधि का है। अगर हम ये 4 चीजें भी देखते हैं तो हमारी स्पाइन डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है हमें उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा, उसके बारे में समझ में आएगा। अब हमें इसके हिसाब से हेतु की तरफ जाते हैं थोड़ा। अभी हेतु 2 टाइप के हेतु है, एक तो अभी हम जो हेतु के हिसाब से देख रहे हैं वो हेतु, और व्याधि का उपद्रव स्वरूपात्मक उसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रॉपरली जो अभी हेतु दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या हेतु। हमने कहा मन का स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर मन का स्ट्रेट होते हुए, देखिए ऋषि मुनि होते हैं कितने घंटे बैठ रहे, 17-18 घंटे बैठ रहे, कभी उनके पेट में दर्द है, जो साधने के लिए बैठे उनके पेट में कभी दर्द है, पीठ में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे भी बैठ रहे हैं। अगर कोई काम कर रहा है ऑफिस में है तो उनमें रोटेटिंग चेयर होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम क्या कहते हैं, जो अगर कोई बोल रहा है तो हम झुक रहे हैं, ये चीज नहीं है, हमें पूरा रोटेट होना है। मन का स्ट्रेट है उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं। जितना बार बार, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार होने से प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन और किसी को अगर बार बार कर रहे वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जो पक्वाशय में संप्राप्ति है, ग्रहणी में संप्राप्ति है, अगर वो प्रॉपर है तो आगे इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब स्थान वैगुण्य हुआ है और उसके साथ ये चेंजेस आ रहे तो होगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है हम वो बैठे कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और एक हेतु बताया है जो अभी प्रूव है, इसमें स्मोकिंग बताया है। स्मोकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि स्मोकिंग के वजह से डीजनरेटिव ऑफ जो बोन है या डिस्क है उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। ये प्रूव है, रिसर्च में भी प्रूव है। अभी देखिए ओनली जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसमें इतने चेंजेस कैसे आते हैं। देखिए कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका 2 सेकंड में जो स्मोकिंग का जो दूर है उसका इफेक्ट 2 सेकंड में ब्रेन पे होता है। मतलब क्या हुआ, बच्चा पे हुआ, और 9 सेकंड में लीवर पे होता है। 2 सेकंड में ब्रेन और 9 सेकंड में लीवर पे इसका इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये अच्छा दूर है क्या, अच्छा नहीं है, ये खराब है। मतलब अच्छा दूर नहीं है, खराब है, मतलब वो खराब ही करेगा, वहाँ दुष्टि पैदा करेगा। क्योंकि उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें इफेक्ट पहला ब्रेन पे हो रहा है।
पहला इफेक्ट उस पे मज्जा पे हो रहा है, पहला इफेक्ट उस पे मज्जा होने की वजह से अस्थि और वायु पे इफेक्ट हो रहा है, उसके वजह से जो फोरोसिस जैसे लक्षण या कुछ भी सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं और ये बीमारी बढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि हमें ये संप्राप्ति समझ में आएगी तो ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो हमारे लिए बस गूगल है, बस गूगल दे दिए और ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं मिला। किसी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम करना क्या चाहते हैं? हमारे पास होता है डिस्प्रोलैक्स, अरे हम क्या करें? मतलब इतना प्रॉब्लम इसमें हो रहा है कि अगर हमें वो समझने लेके संप्राप्ति समझ में, सबकी संप्राप्ति समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी ये सर्वाइकल स्पाइन है, इसको ये बाकी के जो स्नायु है, कंडरा है, मसल्स है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके वजह से ये सब कार्य कर रहा है, मन का मूवमेंट्स कर रहा है। मनके के वो कार्य कौन कर रहे हैं? ये मसल, स्नायु, कंडरा ये कर रहे हैं। अगर ये स्नायु में प्रॉब्लम है, इसमें स्टिफनेस आ गया, या सिरा में मसल में स्टिफनेस आया तो खींच रहा है मनका को, यहां से खींच रहा है। अभी बीच वाले जो मनका है उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसमें विकृति दिखाई दे रही है। उसमें मन का मतलब सर्कोसिस, बड़ी बड़ी बीमारी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं मनका की। लेकिन जो विकृत हुआ है उसकी तरफ हम देख नहीं रहे। हमें उसके तरफ देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो धातु है वो धातु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये जो सिरा और कंडरा किसका उपधातु है? सिरा और कंडरा रक्त का उपधातु है। अब सिरा और कंडरा रक्त धातु का उपधातु है, तो अगर सिरा में कोई दुष्टि आती है, सिरागत या रस धातुगत हम या रक्त धातुगत विकृति आती है, तो उसमें कौन से सिम्टम है? हम कैसे समझ लेंगे कि कौन सा इसमें प्रॉब्लम है? मतलब ये स्नायु में प्रॉब्लम है, रक्त में प्रॉब्लम है या रस धातु में प्रॉब्लम है, ये हम कैसे समझेंगे? कफदुष्टि में तो एक श्लोक बताता हूं, कौन सा है? एक सिरा रस धातुगत वात, रस धातुगत वात में क्या सिम्टम है बताता हूं। इसमें है सिरा अंकुंच तत्रस्तो जैनयद यह अवभाव हुआ त्वक रुक्षा स्फुटिता सुप्ता कृषा कृष्णा च तद्दते अत अनत्य सारगा च पूर्व रुख मतलब क्या? जो पैर रहते हैं आगे के, ये दर्द करना। पूर्व रुख किसमें का है? रस धातुगत। लेकिन रक्त धातुगत जो लक्षण बताए हैं, रक्त धातुगत लक्षण सिरा कंडरा रक्त धातु की है। अगर सिरा कंडरा में अगर कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है तो सिम्टम्स क्या देखेंगे? तो उसमें है रुज तीव्र ससंतापः। मतलब इसमें क्या बताया कि बहुत तीव्र वेदना है और उसके साथ उसको संताप लक्षण, चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। ये चिड़चिड़ापन दिखाई देते हो पेन बढ़ता है, या पेन बढ़ने के बाद चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। वैवर्ण्य, कृशता, अरुचि, रोत्र च रुषि, भुक्त से स्तंभ से। देखिए अभी यहाँ क्या आ गया? भुक्त से स्तंभ, मतलब भोजन के बाद स्तंभ ये लक्षण आने लगता है इसमें। मतलब सिरा कंडरा में अगर वात है और सिरा कंडरा संधि में अगर वात है तो खाना खाने के बाद स्तंभ दिखाई दे रहा है, या चिड़चिड़ापन होते वक्त ये शूल दिखाई दे रहा है। और एक सिम्टम उन्होंने बताया है वो है स्तंभ। मतलब सिरा कंडरा में अगर वात है तो स्तंभ लक्षण आएगा। स्तंभ लक्षण के साथ ये सिम्टम आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये सिरा कंडरा का जो मनका में बाजू के वात है उसमें वो संप्राप्ति है। हमें ये देखना जरूरी है। अभी सिरा कंडरा ठीक है, लेकिन अभी टेंडन्स ऑफ लिगामेंट का क्या करें? ये स्नायु का क्या करें? अभी स्नायु किससे तैयार हो रहा है? स्नायु किसका है? मेद का उपधातु। सिरा भी बताया है, ये स्नायु मेद का उपधातु है। मेद के जो मृदु पाक है उससे तैयार हो रहा है, और मांस के खर पाक से भी स्नायु तैयार हो रहा है। मतलब मांस का भी पार्ट है और स्नायु का भी पार्ट, ये मांस का भी पार्ट है और मेद का भी पार्ट ये स्नायु है। इसलिए स्नायु की उत्पत्ति के हिसाब से अगर वो स्नायु में वात है तो हम कैसे समझेंगे? देखिए
जो मांस में या मेद में दृष्टि और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। तो स्नायु शूल, शूलम अक्षेपकः कंप स्तंभ स्नायु अनिले भवति। देखिए शूल तो उन्होंने बताया है, उसके साथ अक्षेपक लक्षण बताए और कंप। कंप ये सिम्टम एक थोड़ा समझ के देता हूं। अभी आप हाथ में कोई चीज उठा रहे हैं, उठा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई चीज आप हेवी उठा रहे हैं। जब आप हेवी उठा रहे हैं, हेवी उठाने के बाद जब आप वो रखते हैं तो थोड़ी बार क्या होता है, आपका हाथ थोड़ा थोड़ा देखिए ऐसा हिलने लगता है, मतलब स्नायु पे प्रेशर आया है। हमें जब कंपवात होता है तो स्नायुगत वात की चिकित्सा और मांसगत वात की ट्रीटमेंट क्यों करनी पड़ती है, मेद और मज्जा देखना क्यों पड़ता है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि स्नायुगत वात में कंप बताया है और उसके साथ इन्होंने क्या बताया है, स्तंभ। कंप और स्तंभ क्या होता है, ये वायु कर रहा है इसमें। जब ये वायु इसमें संप्राप्ति पैदा कर रहा है तो दर्द हो रहा है। तो हमारे हिसाब से ये इसमें भी स्तंभ है और रक्तगत में भी स्तंभ है और स्नायु में भी स्तंभ है, कंडरा में भी स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अलग सिम्टम क्या है समझने के लिए, एक खाना खाने के बाद जब स्तंभ होता है, खाना खाने के बाद शूल होने लगता है, तो समझ लीजिए रक्त धातु की दृष्टि की वजह से है, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है। और कंप के साथ अगर स्तंभ है, उसके साथ कभी कभी अक्षेपक व्याध जैसी संप्राप्ति पहले से होके गई है उनको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, उपद्रव स्वरूपात्मक। अगर उसके बाद हो रहा है तो हमें मेद और मांस की ट्रीटमेंट करनी है और उसके साथ ये संप्राप्ति कोई बीमारी की नहीं ना, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ स्नायु ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मांस धातु भी है। मांस धातु क्यों है, वहां जो स्नायु कंडरा है उसका लुब्रिकेशन किससे होता है, उसका लुब्रिकेशन मांस से होता है, क्योंकि वसा शतत्वचा, जो वसा है वो लुब्रिकेशन का काम कर रही है। मतलब वहां वात प्रकोप के वजह से ये लुब्रिकेशन भी कम हो जाता है, तब भी ये शूल दिखाई देता है। देखिए हम कैसे संप्राप्ति कर तरफ ये स्पाइन के यहां से जा रहे हैं। अभी जब तक हमें ये रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, मज्जा धातु और अस्थि के हिसाब से हमें बस अस्थि पता चलता है। अस्थि लास्ट है, देखिए अस्थि लास्ट है। अस्थि कब तकलीफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पहले रक्त में वो संप्राप्ति, उसके बाद मेद मांस में, उसके बाद मेद में, उसके बाद फिर अस्थि और उसके बाद मज्जा में। ऐसे ऐसे संप्राप्ति तैयार करके फिर व्याधि तैयार कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी शूल हो रहा है, अगर पैर में भी हो रहा है तो वह मज्जा है ना, हाथ में है तो भी मज्जा है। यहाँ कैसे हो रहा है हमें पता है, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हिसाब से संप्राप्ति और लक्षण कैसे कौन से, अभी इसमें कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हिसाब से, कि उसमें क्या है, नेक स्टिफनेस है, पेन है, हेडेक है, शोल्डर पेन है, या सबसे इंपॉर्टेंट इनएबिलिटी फुल्ली टर्न द नेक और बेंड द नेक, मतलब ये सिम्टम उसमें है। अभी मुझे बताइए, जब अगर मैं ये नेक ऐसे रोटेट कर रहा हूँ या यहाँ घुमा रहा हूँ, तो मन का रोटेट कर रहा है, यहाँ के मसल रोटेट कर रहे हैं, यहाँ के स्नायु काम कर रहे हैं, यहाँ की कंडरा काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, अगर ये रोटेट कर रहे हो तो यहाँ के मसल देखिए, यहाँ के मसल देते हैं। मतलब हमारे हिसाब से जो स्पाइन के बाजू में जो ये क्रिया कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो संधि बताई गई है, उस संधि के हिसाब से ये विकृति है और विकृति के हिसाब से हमें देखना पड़ रहा है। इसलिए हम जो हेतु देख रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर के सामने जो है, उनमें 70% दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले डायरेक्ट मज्जा धातु है। इधर खाना खाने के बाद उसके बाद फिर ये सब संप्राप्ति होगी, फिर बागे ये संप्राप्ति डायरेक्ट मज्जा धातु दृष्टि करती है, क्योंकि वो स्थान वायु ने कर दिया ना। अगर कहीं जगह की दृष्टि हो रही है मतलब उसका स्थान है, तो वहां की दृष्टि हो रही है, मतलब हो हमारे हिसाब से जहां से उत्पत्ति उसकी भी होगी और जहां जहां ये मज्जा धातु है वहां की भी दृष्टि होगी। मतलब
स्थान वैगुण यहाँ है तो वहां पहले दृष्टि देगी और उसके साथ जहां जहां विकृत है वो दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये मोबाइल के हिसाब से क्यों हो रहा था हमने देखा, उसके साथ स्मोकिंग का देखा, लाइफस्टाइल। अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल। अभी आयुर्वेद के हिसाब से बताया कि खाना 2 टाइम खाना है। खाना कितना है? 3 मुद्दी। धर्म ग्रंथ में कहा है कि 3 मुद्दी खाना खाना है। और खाना खाने का टाइमिंग क्या बताया है कि गाय को पानी पीने के लिए जितना टाइम लगता है उतने में खाना खत्म होना चाहिए। या आपका हाथ भिगो दो, वो सूखा होने के लिए जितना टाइम लगता है उसमें वो खाना होना चाहिए। हम देखिए टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? खाना भी हम ज्यादा खा रहे हैं। जब खाना ज्यादा खाएगा तो पचन होगा। उसके साथ जो परहेज बता रहे वो भी नहीं, क्योंकि अब बताया कि 9 से 11 के बीच में खाना चाहिए और शाम का खाना 5 से 7 के बीच में खाना चाहिए। आप सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं और शाम का खाना रात के 11 बजे खा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आहार विधि विशेषाचन बताए हैं, जो सब अजलपन अवसनम तन्मना वंजित कितना कितना बताया कि आप क्या बुफे डिनर हो रहा है। सब बुफे डिनर मतलब क्या है कि हम चलते चलते खाना खा रहे हैं। अब चलते चलते हम खाना खा रहे हैं तो चलना क्रिया किसकी है? चलना क्रिया वायु की है। व्यान वायु कार्य कर रहा है। जो वान वायु कार्य कर रहा है तो व्यान वायु ये दोष को संधि की तरफ ही लेके जाएगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अभी प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं। अभी ये सब जो बाहर से आ रहे हैं सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव है। और जो प्रिजर्वेटिव होते हैं सेल्फ जनरेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। कुछ परसेंट में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जब ये जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा है कि जब ये टॉक्सिक अंदर जाते हैं तो दूषी विष जैसी संप्राप्ति पैदा कर देते हैं। और जो विष शरीर में होता है तो विष से ये संधिवात, आमवात, ये स्पाइन डिसऑर्डर, ये शूल की ये उत्पत्ति उसके वजह से होती है। इसलिए विषग्न दवाई देने के बाद भी ये संप्राप्ति कम हो। अब ये कैसे? देखिए हम अभी ये बीमारी आई थी चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में क्या हो रहा है? सब मन का सब ज्वाइंट सब स्टिफ हो रहे हैं, इतने दर्द हो रहे हैं। अब यहाँ जो है इसमें क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे हैं कि पहले ज्वर हुआ, हम ट्रीटमेंट किसकी कर रहे हैं? हम ज्वर की ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, ज्वर की ट्रीटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ज्वर क्या है? ज्वर है लक्षण स्वरूप में आया है। इसका निदान क्या होना चाहिए? इसका निदान ज्वर नहीं, इसका निदान कीटक विष दुष्टिजन्य ज्वर। मतलब जो कीटक है, जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, उसके दंश के बाद उसने विष प्रवेश किया और उसके बाद ये संप्राप्ति दिखाई दी। मतलब ये विष दोष के बाद ये जॉइंट्स पेन दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर विष दोष के बाद ये जॉइंट्स पेन हमें दिखाई दे रहे तो ट्रीटमेंट ज्वर की नहीं करनी है, ट्रीटमेंट विष की करनी है। इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट क्या होती है? चिकनगुनिया चंपकागत ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अगर हम चंपकागत देते हैं उसके साथ हम गुड़ुचि निशोत्तर फांड लेते हैं, और ये जब लेते हैं या उसके साथ त्रिकी दुर्वा रस के साथ या तुलसी का रस के साथ देते हैं तो जॉइंट पेन क्या ज्वर भी कम हो जाता है। नहीं तो सबको क्या ज्वर कम है लेकिन जॉइंट पेन कंटिन्यू रहते हैं। इसलिए ज्वर में देखना बहुत जरूरी होता है। ये हुआ कीटक विष दुष्टिजन्य संप्राप्ति, मतलब विष में ये संप्राप्ति आ रही है। हम एक एक चीज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आगे जाऊं तो ये रह सकता है, इसलिए एक एक इसमें वो बता रहा हूं। मतलब हमारे हिसाब से विष सेवन कितने प्रिजर्वेटिव ले रहे, देखिए अभी कितना सब कोल्ड ड्रिंक है जो है इतने ले रहे, तो उसका संप्राप्ति उसकी विष का परिणाम सब जगह आ रहा है। दोष तो हो रहे, धातु भी दुष्ट हो रहे हैं, और इसकी संप्राप्ति स्पाइन के हिसाब से ज्यादा आ रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक ज्वर को छेड़ा। बहुत बार पेशेंट आते हैं, पेशेंट आने के बाद कहते हैं कि ये मन का बहुत दुख रहा है, सर्वाइकल स्पाइन हो या लंबर स्पाइन हो, बहुत दर्द कर रहा है। तो हमने बहुत ट्रीटमेंट की लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिला। तो हम जब उनका हिस्ट्री लेते हैं तो उनको पूछे कि उसके साथ क्या क्या होता है आपको। चलो दर्द होता है, हम उसके आगे पूछते ही नहीं। उसको अगर आप पूछेंगे कि आपको दर्द कैसे हो रहा है तो दर्द कैसे होता है तो वो बताता है। तो जब दर्द होते हो सबसे ज्यादा उनको चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा आ रहा है, बॉडी गर्म हो रही है और बुखार जैसी फीलिंग आती है, जैसे कनकन जैसा रहता है ना वो उसमें आता है।
फिर ज्यादा दर्द करने लगता है। तो यहाँ जो अगर बीमारी है तो ये मनका की बीमारी है क्या, सर्वाइकल और स्पाइन की बीमारी नहीं, ये ज्वर की बीमारी है। जब आप ज्वर की ट्रीटमेंट करेंगे तो ये स्पाइन का जो शूल है या मनका का जो शूल है वो शूल अपने आप कम हो जाएगा। मनका की ट्रीटमेंट की देने ही की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ निदान क्या हुआ, ज्वर। इसलिए ज्वर में सांधिक सन्निपात बताया है कि सांध्य में उसमें सब बताए, मनका के जोर, अगर उसमें मन्याशूल, मन्यास्तंभ, कटिशूल, कटि स्तंभ, पृष्ठशूल, पृष्ठ स्तंभ, ऐसे सिम्टम ज्वर में आए हुए हैं। जहां जहां ये सिम्टम आए हुए ना, मन्याशूल, मन्यास्तंभ जो है वो निकालिए, आपको समझ में आएगा ये कहाँ कहाँ आ रहे। देखिए ये जो सब आ रहे, इनके जो व्याधि है वो व्याधि इंपॉर्टेंट है। किस किस में आ रहे, ग्रहणी में आ रहे, ग्रहणी व्याधि में इसमें सिम्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट अर्श व्याधि में भी आ रहे हैं। अभी हमने अर्श व्याधि के बाद गुदगत व्याधि इसका देखा कि गुदगत जो वात है उसमें संप्राप्ति कैसे दिखाई देती है, त्रिक संधिया। इसमें ये संप्राप्ति क्यों दिखा दे, क्योंकि जो अपान ऊर्ध्व होता है उसके वजह से या मांस धातु दृष्टि के वजह से, क्योंकि मांस है, हमने जो देखा रक्त मांस के हिसाब से कैसी संप्राप्ति आती है। अभी हमें संप्राप्ति समझ में आ रही है तो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे उसके डिटेलिंग के तरफ जाते हैं कि कौन से हेतु के हिसाब से ये आ रहा है। हमने व्याधि देख रहे, पहले हम और एक हेतु देखेंगे फिर ही व्याधि के तरफ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमने देखा था कि हम सोने के बारे में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, और ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे कि उसके बाद जो हमने दिनचर्या बताई है कि मलमूत्र विसर्जन है, गंडूश है, अंजन है, उसके साथ अभ्यंग है, सब तांबुल सेवन है, ये जो दिनचर्या बताई है दंतधाम, ये हम करते नहीं प्रॉपर, और न करने के वजह से ये स्पाइन के प्रॉब्लम आते हैं। ये स्पाइन के प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, देखिए अगर हम मलमूत्र विसर्जन, अभी कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने बताया कि कैसी कैसी संप्राप्ति दिखाई दे रही है। अगर ये संप्राप्ति इसमें दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा है कि अगर दिनचर्या पेशेंट ओनली प्रॉपर फॉलो करता है तो भी शूल कम होने लगता है। अब दिनचर्या से कैसा, अभी हम देखते हैं मल्लाष्टक के बारे में मैंने बताया, दूसरा है दंत धावन। अभी दंत धावन कैसे बताया, दंत धावन हमारे हिसाब से कौन से रस से बताया है, कषाय रस से, तिक्त रस से। अब ये रस हमने बताया है, हम क्या ले रहे, पेस्ट ले रहे हैं, मीठा होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मीठा इससे हम कर रहे हैं। तो ये बस दांतों के लिए बताया क्या ग्रंथकार ने, नहीं, ये दांतों के लिए नहीं है। हम जो सलाइवा जो है, अगर कहीं दांत में प्रॉब्लम है, कहीं जो हमारे जो हिरडे रहते हैं उसमें अगर टीथ में प्रॉब्लम है, अगर वो युक्त अगर सलाइवा हमारे पेट में जाती है, तो ये सलाइवा अगर पेट में जाती है तो रस धातु दुष्टि होता है, क्योंकि कफ किससे उत्पत्ति होता है, ये बोधक का रस किससे उत्पत्ति है, रस धातु से। तो उसके वजह से प्रथम अवस्थापाक दुष्टि है, और प्रथम अवस्थापाक की उत्पत्ति किससे है, अस्थि और जल भावुत प्रथम अवस्था में है। ये सलाइवा जो जा रहा है, हर एक दिन में हम कम से कम 40 ml से 1.5 लीटर निकलते हैं। वो निकलने के लिए जो टाइम लग रहा है, वो जो सलाइवा है वो अगर विकृत है, वो सलाइवा प्रॉपर करने के लिए, उसका पचन प्रॉपर करने के लिए ये जो रस पता है वो रस से दंत धावन करना है, उंगली दांतों को नहीं। जो हिरडा है, जो हमारे अंदर के जो इसके वजह से गंडूश बताया है, इसका इतना महत्व है। और हम ये प्रॉपर तरीके से अगर इनको भी बताएंगे रुग्ण को तो उसका इफेक्ट होगा। ओनली अंजन से भी मैं देख रहा हूँ कि सर्वाइकल स्पाइन के जो शूल है जल्दी कम हो जाते हैं। अभी हमने इसलिए ग्रंथकार ने नित्य अंजन बताया है। अंजन करने से पित्तधरा कला अच्छी होती है, मज्जाधरा कला अच्छी होती है। हमने क्लिनिक में अगर जिनको पाइल्स है, हिमोरॉइड्स है, इनको अपामार्ग क्षार जो बटर है, लोनी है, उसमें से अगर अंजन करने के लिए देते तो हिमोरॉइड्स कम हो जाती है। मतलब पित्तधरा कला मुंह से लेकर गुदा तक है, तो मज्जाधारा कला भी है। तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हमें देखने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके साथ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। उसके साथ और एक प्रॉब्लम है स्थूलता। स्थूलता में क्यों प्रॉब्लम आती है, देखिए हमारे शरीर में दो टाइप के प्रेशर है, एक न्यूमेटिक प्रेशर है
और एक हाइड्रोलिक प्रेशर है। न्यूमेटिक प्रेशर किसके वजह से आता है? न्यूमेटिक प्रेशर गैसेस की वजह से आता है और उसमें मन का दर्द करता है। लेकिन जो स्थूल है, स्थूल में क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्थूल में क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड होता है और उसमें क्या होता है, स्थूल में पेट आगे आने लगता है, गैसेस में भी आगे आता है इसके वजह से। तो स्थूल में अगर जब पेट आगे आने लगता है, जब पेट आगे आता है तो क्या होता है, जो त्रिक संधि है, जो त्रिक संधि है उसमें बांक आने लगता है, उसमें खड्डा होने लगता है और उसके वजह से वहां के स्नायु कंडरा आगे खींचने लगती है। उसके वजह से ये स्पाइन में स्कोलियोसिस होने लगता है या बाकी की कोई प्रॉब्लम, इसके वजह से ये त्रिक संधि या त्रिक में या कमर में या कटी में शुरू होने लगता है। तो जब तक हम ये स्थूलता कम नहीं करेंगे, स्थूलता क्या होता है, ये इसके हेतु क्या है, इसके हेतु होते हैं कुछ, ये जो खा रहे वो सबसे इंपॉर्टेंट और है दोपहर को सोना। अगर ये पेशेंट स्थूल है और उनको मनका की तकलीफ तो दोपहर को सोना बंद करना चाहिए, उसके चावल बंद करने चाहिए, उनका दूध बंद करना चाहिए और उसके साथ उनको एक टाइम का खाना अगर दे देते हैं तो उनका जो प्रेशर है, जो एमनोटिक फ्लूइड है, जो ओमेंटम में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर जो कटी पे आ रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा, पेट कम हो जाता है तो अपने आप शूल कम होने लगता है। उसके साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो अभी प्रवाह के जैसी संप्राप्ति आती है उसमें भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उपद्रव स्वरूपात्मक स्पाइन का प्रॉब्लम है, अतिसार में ये सिम्टम्स आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जोर तो मैंने अभी बताया, सांधिक जोर भी है और चतुर्थिक जोर और तृतीयक जोर में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए चतुर्थिक जोर आप देखते हैं तो उसमें जोर में ऐसा बताया कि दो टाइप बताया, एक सिर को दर्द करते पूरे बॉडी में जोर पैदा करता है और जॉइंट पेन करता है, और एक मनका को त्रिक को शूल करके फिर जोर बढ़ने लगता है। मतलब ये दो अलग है, उसके दो टाइप है। अगर इसमें से कोई भी हो, सिर को दर्द कर रहा है मतलब सर्वाइकल हिसाब से, त्रिक को दर्द कर रहा है मतलब नीचे कटी के हिसाब से जो जोर हो रहा है वो मनका का शूल तैयार करके फिर जोर आ रहा है। पहले जोर नहीं आता, पहले यहाँ दर्द होता है फिर जोर नहीं आता, तो पेशेंट को क्या लगता है मुझे ये दर्द हो रहा है, उसके वजह से दर्द के वजह से मुझे बुखार आ रहा है, ये पेशेंट को भी समझ लेना। लेकिन पहले हमें सिम्टम क्या बताता है, कटी शूल, हमें सिम्टम क्या बताता है, सर्वाइकल पाइल्स पेन। तो इसके वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी में हो, ये जो मधमाशी रहती है उसके साथ अगर किसी को चूहे ने काटा है, कुत्ते ने काटा है, नाग ने काटा हुआ हो, किसी जो है जो उसका जो विष है वो विष गर्भ विष की तरह या वो विष बॉडी में रहेगा तो उसका संप्राप्ति, जैसे अभी मैंने बताया कि मच्छर के काटने की वजह से जैसे संप्राप्ति होती है वैसे इसमें संप्राप्ति होती है, और संप्राप्ति होने के बाद ये इनमें शूल दिखाई देता है। और जो कोई हेवी वेट उठा रहा है उनमें वो दिखाई देता है। अभी देखिए गांव में भी लोग हैं, कितना हेवी वेट उठा रहा है, 60-80 ईयर्स से 60 ईयर्स के अभी 100 kg उठा रहे हैं, उनको कोई अभी तक दर्द नहीं। लेकिन यहाँ 25 ईयर्स का ये उठा रहा है, मैंने उठाई है और मेरा ये दर्द हो रहा है, तब से मुझे दर्द है, ऐसे पेशेंट बता देता है। एज 25 ईयर्स, एज 30 ईयर, मतलब इसमें क्या है, हमें देखना है कि अंदर संप्राप्ति और क्या बीमारी है, उनमें ये संप्राप्ति कैसे आ रही है, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। और उसके साथ मुतखड़ा, अगर जो पैराटाइड गटर में अगर जो शूल है तो वो मुतखड़ा के वजह से है, किडनी स्टोन के वजह से इसमें भी ये सिम्टम आने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पांडु में संप्राप्ति बताइए, और सबसे ज्यादा किसमें, मृद भक्षण जन्य पांडु में। किसी को पेंसिल खाने की आदत होती है, किसी को मिट्टी खाने की आदत होती है, कहीं गेहूँ अच्छा करते हो तो उसमें जो मिट्टी आती है वो खाते हैं, चावल में मिट्टी आती है तो वो भी खाते हैं। तो उसके वजह से जो स्त्रोतरोध होता है वो स्त्रोतरोध के वजह से क्या हो रहा है, रक्त धातु दुष्टि की वजह से सीरा कंडरा और उसमें वात प्रकोप की वजह से ये मनका का और स्पाइन की प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसमें क्या हो रहा है, और लास्ट का जो हेतु है, इंपॉर्टेंट हेतु क्या है, एक्सरसाइज का। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, व्यायाम नहीं कर रहे, जो व्यक्ति प्रॉपर व्यायाम नहीं करेगा उसमें भी ये संप्राप्ति दिखाई देती है, उसमें भी वो दिखाई लगता है। और जो
सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करता है उसमें भी दिखाई देता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के जो एक्सरसाइज लोग करते हैं आजकल, वो अगर हेवी वेट उठा रहे और थोड़ा भी उनका प्रेशर प्लस माइनस हो गया तो उसमें क्या है, जिस मसल को, जिस टेंडन को आघात हुआ है वो कंटिन्यू दर्द करने लगता है, क्योंकि वो दोष वहां बड़े हुए हैं बाद में जाके। स्थान वैगुण्य हो गया, स्थान वैगुण्य के बगीचे आगे की जो संप्राप्ति वो होने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या होता है, जब ये बॉडी बिल्डर जैसे मतलब वो जिम में जाते काम करते हैं, उसके साथ वो प्रोटीन लेते हैं, और प्रोटीन अगर एब्सॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉब्लम कहाँ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉब्लम जो आता है वो किडनी पे आता है, और किडनी फेल होने लगती है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा हम स्पॉन्डिलाइटिस इसके तरफ आते हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या, आइटिस मतलब क्या, यह आइटिस मतलब क्या होता है, आइटिस मतलब एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है। अभी स्पॉन्डिलाइटिस मतलब क्या, हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे जज करेंगे, आयुर्वेद के इसको कैसे देखेंगे। अगर देखिए, हमें एलोपैथिक डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है, क्योंकि आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने रिपोर्ट होता है, तो उसको देख के आप तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलोपैथी निदान और आयुर्वेदिक दवाई आपको नहीं करनी है, आपको आयुर्वेद ही निदान करना है और आयुर्वेद ही दवाई दे रहे, बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको देखना है। अभी ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या हो रहा है, जो हड्डियों का जो आवरण है, जो हड्डियों के ऊपर आवरण है, उसको सूजन आई हुई है। देखिए, या कार्टिलेज है, वो जो अंदर के कार्टिलेज है उसको सूजन आई हुई है, उसके वजह से स्पॉन्डिलोसिस, मतलब वहां क्या है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किसके होता है, इन्फ्लेमेशन होता है पित्त के वजह, हमें पता है कोथ, पाक, ये पित्त का है। उसके साथ पित्त और वात की संप्राप्ति जब होती है तो इन्फ्लेमेशन है, और रक्त से पित्त तैयार होता है, मतलब रक्त धातु की दृष्टि है, तो हमें यहाँ सिरा कंडरा जैसी जो संप्राप्ति है वो देख के ट्रीटमेंट करनी बहुत जरूरी होती है, उसको हमें ट्रीटमेंट करना है। और इसको ट्रीटमेंट करने के बाद हमें, जैसे इसमें भी है, जब ऐसा सूजन आता है तो क्या होता है, जो चकती होती है वो सरकना, जैसे स्लिप डिस्क हो, या उसकी जो गादी रहती है वो बाजू, ये भी होता है, तो इसके वजह से होता है, इसमें ही ये संप्राप्ति है, इसमें ही ये हमें पता चलता है। उसके साथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। अभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई टेंडन्स या कोई मसल जो है, वो मसल क्या कर रहा है, यहाँ बहुत कठिनता आ रही है, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं आप हाथ लगाते हैं तो वहां डायरेक्ट हड्डी आके रुकी है, मतलब वहां हड्डी जो बोन है वो डेवलप हो रहा है या बोन तैयार हो रहा है, इतना कठिनता रहती है वहां, इतना हार्डनेस रहता है। मतलब क्या हुआ, इसमें अगर कोई भी पोषण हो रहा है, जैसे स्नायु की तरफ हो रहा है, जैसे कंडरा की तरफ हो रहा है, या हड्डियों की तरफ जो पोषण जा रहा है, हड्डियों का पोषण है वो, अगर वो पोषण प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो जो पोषण है कहीं स्नायु में, कहीं टेंडन में, कहीं मसल में जमा होने के बाद वो हड्डियों जैसे कठिन या हार्ड तैयार होता है, तो उसके वजह से ये संप्राप्ति दिखाई दे रही है। तो हमें इसमें ट्रीटमेंट किसकी करनी है, ये क्या हुआ, मार्गमन, ये किसके वजह से हुआ, रक्त दुष्टि और वात की वजह, इसलिए इसको वात रक्त की जगह ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वात रक्त की ट्रीटमेंट करते हैं तो लाभ मिलता है। और एक उसमें बताया गया है, एक सिम्टम ऐसा जो है अभी जो मैंने बताया कि ये ग्रंथि शुक्र में एक दिखाई देता है, मतलब शुक्र है, अगर उसमें अगर शुक्र स्खलन के वक्त कुछ तो प्रॉब्लम है तो वो ग्रंथि शुक्र जैसी संप्राप्ति आती है, और ग्रंथि शुक्र होता है, जैसे अश्विनी होते हैं वैसे ग्रंथि शुक्र भी संप्राप्त है, अगर ग्रंथि शुक्र है उसमें ये वात रक्त जैसी संप्राप्ति दिखाई देते हैं। अब ये क्रिस्टल स्टार होते हैं, तो अगर ग्रंथि शुक्र और वात रक्त जैसी संप्राप्ति है, अगर हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें इसमें जल्दी लाभ होता है। उसके साथ और एक है जिसमें ये दर्द दिखाई देता है, वो है श्वेत प्रदर। अभी देखिए, किसी को भी अगर श्वेत प्रदर होता है तो पहले सिम्टम बता देता है कि एकदम थकावट सी आ रही है और कमर में बहुत दर्द है। जब तक श्वेत प्रदर जैसी संप्राप्ति है तब तक कटिशूल रहता है, तब तक कमर के नीचे से लेकर एकदम थकावट से महसूस होती है। तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट क्या करनी है, श्वेत प्रदर की ट्रीटमेंट करनी है। तो श्वेत प्रदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम कोई भी ट्रीटमेंट उस व्याधि के हिसाब से कर सकते हैं।
अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट पुष्यानक चूर्ण दे दीजिए या चंद्राप्रभा दे दिए, उससे भी कटिशूल कम हो जाता है, उससे भी ये दर्द कम होने लगता है। ओनली पुष्यानक से, या उसके लिए मनका की ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अगर पेन ज्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से आप आगे देखिए। और एक जिसमें ये तकलीफ देती है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसमें कटिशूल बाद में, जैसे गर्मी जब डिलीवरी के वक्त स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बाद में उनको कटिशूल क्या हुआ, ये जो डूरा मैटर पाया मैटर अंदर की जो कार्टिलेज वो जो है उसको क्या किया, आघात किया। आघात, कहीं भी आघात होता है तो पहले वहां रक्त दृष्टि होती है और उसके बाद वात प्रकोप होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ रक्त और वात दृष्टि, रक्त और वात दृष्टि की वजह से सिरा कंडरा दृष्टि। अगर यहाँ सिरा कंडरागत वात की ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम अगर सोचेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ किसी को टीबी होने के बाद ये तकलीफ दिखाई देती है, तो टीबी कैसे समझ में आएगा हमें, तो जिनको टीबी होके गया है और कोई संप्राप्ति है, तो अगर टीबी है तो पहले हम एक्सरे जब करते हैं उसमें पूरे पस पॉकेट से दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मनका दर्द कर रहा है और उसके साथ मनका को पसीना आ रहा है और मनका दर्द कर रहा है, तो समझ लीजिए कि टीबी के संप्राप्ति की वजह से। और ये दर्द कब करता है, शाम को दर्द करता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरुचि या रुल्ला से सिम्टम आता है। अगर ऐसा सिम्टम है तो हमें राजयक्ष्मा में बताए गए उस हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, और उसके साथ हमें एक एक करके ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जो अभी खा रहे हैं इतना गलत खा रहे, इतना गलत खा रहे, जैसे स्पाइसी हो, फर्मेंटेड फूड हो। क्या है, जो अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमें पिज्जा और ये सब थोप दिया, हम वही खा रहे। हम क्यों खा रहे, उन्होंने खाया इसलिए हम खा रहे, ऐसा नहीं है। खाना उनको चलता है, वो उनको क्यों चलता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट -डिग्री में है। जब -डिग्री में वो क्लाइमेट है तो मुझे बताइए वो उनको डाइजेशन प्रॉपर होगा ही होगा, क्योंकि हम ठंडी में हम दिवाली के जो पदार्थ है वो तैयार करते हैं, इतने होते हम खाते तो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो गुण है शीत गुण से अग्नि अंदर होता है और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आप कुछ भी खाए डाइजेस्ट होता है। वो 4 दिन का भी लाके रखते हैं, माइक्रोवेव उन्हें गर्म करते फिर खाते, डाइजेस्ट होता है उनको। ये उष्ण कटिबंध है, और इस उष्ण कटिबंध में क्या होता है, तो ये कैसे डाइजेस्ट होगा, ये कैसे तकलीफ, ये हमें तकलीफ देने वाला है उष्ण कटिबंध में। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये खाना भी किस हिसाब से हम करें और किस हिसाब से हमें उनका जो हेतु है, हेतु का निरसन करें। इसलिए हम मैं थोड़ा आगे स्पॉन्डिलोसिस की तरफ आता हूँ। हमने स्पॉन्डिलाइटिस देता, स्पॉन्डिलोसिस देख रहा हूँ। अभी स्पॉन्डिलोसिस मतलब क्या, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जो चीजें हो रही है स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस के हिसाब से, हमें देखना है कि जैसे अभी मैंने सिम्टम बताया कि नेक पेन है, रोटेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हेडेक है, ये जो सिम्टम है और किसी बीमारी में आए हुए क्या। हाँ, ये बीमारी किस में आए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस में ये कौन से बीमारी में आए हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ में और कोई व्याधि है जिसमें सिम्टम आए हैं। मैं आपको वो व्याधि बताता हूँ और उसका श्लोक बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी बीमारी है। पहला बीमारी है अववाहुक। अववाहुक में क्या बताया है, सीरा अंकुंच तत्रस जनयत अववाहुकम। मतलब सीरा का अंकुचन होता है, मतलब सीरा है, सीरा कंडरा में बताई हुई, मतलब रक्त दुष्टि के वजह से ये संप्राप्ति है, इसलिए सीरा की दुष्टि में सीरागत वात के वजह से ये संप्राप्ति आ रही है और अवभाव जैसी संप्राप्ति दिखाई दे रही है। मतलब हमें सीरागत वात की ट्रीटमेंट करनी है अवभाव की ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो उसमें संप्राप्ति भंग। अभी ये अवभाव या किसी को शोल्डर पेन में तकलीफ ज्यादा हो रही है, उसमें भी ये संप्राप्ति है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी है, 2 चीज में यह बताया है कि मन्याशूल और त्रिकुशूल। मुझे जो ग्रंथ में बताए दिए 2 सेपरेट उसका श्लोक दिखाया दिया, वो है मन्यास्तंभ। इसमें मन्यास्तंभ का उन्होंने श्लोक बताया है
दिवा स्वप्न समस्थानं विवृतो निरीक्षणे मन्यास्तंभ प्रकृते स एव श्लेष्मणा अवतः। मतलब क्या है, कुपित वायु कफ से जब व्याप्त होता है तो मन्यास्तंभ लक्षण आता है। मतलब मन्यास्तंभ के लिए मन्याशूल के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, कुपित वायु कफ से अवरुद्ध हो रहा है, उसके वजह से स्तंभ आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस क्या पता है, कैरेटायर वनस्पति। कैरेटायर मतलब कड़ी पत्ता। अगर ये कड़ी पत्ता आप लेते हैं और कड़ी पत्ता लेने के बाद ये अगर उसका फांड भी लेते हैं या हिम भी लेते हैं, अगर आप 7 दिन लेते हो तो मन्यास्तंभ कम हो जाता है। उसके साथ हमें त्रिकशूल, त्रिकशूल किसमें दिखाई दिया, त्रिकशूल सेपरेट श्लोक बताया त्रिकशूल का, बाकी उपद्रव स्वरूपात्मक व्याधि के रूप में बताया। त्रिकशूल का उन्होंने श्लोक बताया, स्पीक सप्तिनो पृष्ठवंशास्त यहाँ संधि सस्त्रिकः स्मृतम तत्र वातेन या पीड़ा त्रिकशूलम तदुच्यते। मतलब कमर है, थाई है और जो लंबर स्पाइन है, इन 3 अवयवों को त्रिक कहा गया है। किसको, कमर को, स्पाइनल कॉर्ड और जो शक्ति है, जो थाई है, उसका जो जॉइंट है उसको त्रिक कहा गया है। और इस त्रिक के स्थान में वायु कुपित होने के वजह से ये त्रिकशूल या कटिशूल दिखाई देता है। मतलब जब ये कटिशूल होता है तो हम ये 3 चीजें भूलनी नहीं चाहिए। क्या, सर्वाइकल स्पाइन है, उसमें सब लोग देखते हैं लंबर स्पाइन में क्या प्रॉब्लम, सॉरी लंबर स्पाइन में ये प्रॉब्लम है, लंबर स्पाइन है वो, लेकिन हम उरु की तरफ नहीं जा रहे, स्पीक की तरफ नहीं जा रहे, उसके साथ शक्ति की तरफ नहीं जा रहे, कमर पूरा जो उसके यहाँ जो बाजू में जो मसल्स है उसके तरफ नहीं जा रहे, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मर्म होता है, इसके कुकुंदर जो मर्म होता है, वो कुकुंदर मर्म में अगर दृष्टि होती है वो स्पीकशूल होता है, कुकुंदर मर्म में दृष्टि होती है तो कटिशूल आता है। कटिक तरुण में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये कटिशूल संप्राप्ति आने लगती है। तो ये जो संप्राप्ति है, ये संप्राप्ति किस वजह से आ रही है ये समझ लीजिए। ये आपके सामने तो है, आपको एक एक करके अभी समझ रहा है। अभी ये त्रिक का ही मामला है, इसलिए मैं थोड़ा और एक बीमारी की तरफ जाता हूँ, वो है घृद्रसी। उसको अलग बताया, ये बीमारी है वो बताई गई है, उसका श्लोक से तो उन्होंने बताया, स्पिक पूर्वा कटी पृष्ठ रुजा जंघा पादम क्रमात्। मतलब कमर है, पीठ है, शक्ति है और घुटना है, और जो हमारे जो मसल्स है पैर के, उसमें स्तंभ और वेदना। कहाँ आया, कमर आ गई यहाँ, जैसे अभी स्पीक में बताया, पीठ में, कमर में, शक्ति में और घुटनों में। इसमें क्या है, क्रमात्। इसमें अगर शूल होता है, और घृद्रसी के बारे में डिटेल बताने की जो आपको सब पता है, बस मैं संप्राप्ति क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घृद्रसी में क्या हुआ है, कहीं वो सिरा स्तंभ हो गई, कहीं वो सिरा ब्लॉक हो गई, उसके बगैर जैसे हम साइटिका के हिसाब से जैसे वहां तक वो जा रहा है और हमें वो संप्राप्ति दिखाई दे रही और हमें वो शूल दिखाई दे रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो है ओनली कहीं संधि बताए नहीं है, लंबर के स्पाइन के बारे में बताए नहीं, यहाँ सब बताया है, मसल्स है, स्नायु है। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये बार बार भूलते हैं कि हम इसको ध्यान में नहीं ले रहे, इसलिए मैंने पूरा मज्जा से संप्राप्ति बता के ये सब बता रहा हूँ। और ये इसमें बताया गया है कि जो घृद्रसीवाद के हिसाब से। अब और एक जगह आया हुआ है ये शूल स्पेसिफिक, कृच्छ्र मूत्र पुरुष त्वा अनाहम त्रिक वेदनाम। ये किसका श्लोक है, ये श्लोक है पक्वाशयगत वात का। मतलब पक्वाशयगत वात में, पक्वाशयगत वात अगर संप्राप्ति होती है उसमें त्रिक वेदना आई है, और मूत्र कृच्छ्र जैसी संप्राप्ति या अश्वरी जैसी संप्राप्ति उन्होंने बताए है। तो त्रिक वेदना पक्वाशय में वात है और त्रिक वेदना जैसी संप्राप्ति बता रही है। पक्वाशय में वात है, कटिशूल जैसी संप्राप्ति बता रही है। मतलब हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अलग अलग है। तो
टाइम बहुत कम है, हमारे हिसाब से टाइम भी खत्म हो गया है, एक 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन थोड़ा एक बता देता हूँ, रुकता हूँ, फिर कभी चांस मिलेगा तो उसके आगे का जो है मैं आपको बताता हूँ। एक कैसा है, अभी सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद सबको अच्छा लगता है, ये बार बार मैं स्नायु कंडरा सिरा के क्यों आ रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, जब कोई एक्सरसाइज करता है, लेकिन अच्छी वाली एक्सरसाइज, ही वाली एक्सरसाइज मैं नहीं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए योगासन है। अगर योगासन प्रॉपर करते हैं, और ये मनका के प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, अगर कोई कैसे सोते हैं, कहीं पेट पे सोते हैं, कहीं पीठ पे सोते हैं, कहीं एक बाजू में सोते हैं, अगर उनके सोने की जो पोजीशन है उसका विरुद्ध आसन अगर आप उनको बताते हैं तो भी पीठ का या कमर का दर्द कम हो जाता है, स्पाइन का दर्द कम हो जाता है। मतलब उनको पूछिए कि आप कैसे सोते हैं, उसका विरुद्ध आसन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन से आसन आएंगे, भुजंग आसन, क्योंकि इसमें दर्द कैसा होता है, जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, कोई झुक के काम करते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम आने लगता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बैकवर्ड बेंडिंग के जो आसन है वो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जैसे भुजंगासन हो, हलासन हो, या सबसे धनुरासन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट गोमुखासन हो। अगर ये आसन उस पेशेंट को, अगर रुग्ण को बताते हैं तो उनमें रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन उनको सिखा के दीजिए, क्योंकि अगर गलत किया तो कहीं मसल को और स्पाजम बैठने वाला है, उसमें और स्तंभ आने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट में आता है इसके मसल को स्पाजम आया, रिपोर्ट में होता है स्पाजम, मतलब कौन सा, ये मसल का भी स्पाजम हो सकता है और ये वहां के स्नायु कंडरा का भी स्पाजम हो सकता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन हम ये इसका कैसे समझ ले कि ये हड्डियों का नहीं है, ये मसल का है, ये स्नायु का है, ये कंडरा का है, ये हम कैसे समझ लेते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो आपको थोड़े आपके हिसाब से समझा देता हूँ कि जब कोई एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करते वक्त जो स्नायु है उस स्नायु में से ओपियोइड्स और मॉर्फिन जैसे कुछ घटक होते हैं वो सिक्रेट होते हैं, और वो सिक्रेट होने के वजह से शूल कम हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वहाँ का स्तंभ कम हो जाता है, और ये स्तंभ कम हो जाते, जो शूल है, वेदना है, कम हो जाती है। एक्सरसाइज के बाद वहां से सीक्रेट होता है। मतलब अगर जो कोई है जिनको आराम करने के बाद तकलीफ बढ़ती है और जिनको एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए ये स्नायु में, कंडरा में, सिरा में, मसल में ये प्रॉब्लम है, उनके मनका के जो बाजू में ये जो है उनमें प्रॉब्लम है, उनमें हमें ट्रीटमेंट करनी बहुत जरूरी होती है, वो हम देखना जरूरी है। इसलिए अगर काम करते वक्त तकलीफ होती है तो कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा आराम, काम करने के बाद रिलैक्स होता है, तो समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है, इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी है। शायद बहुत है, क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा टाइम हो गया है तो शायद क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर आप अगर होता है तो एक चीज बता के ट्रीटमेंट के हिसाब से फिर मैं रोकता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। मर्म के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो हमने प्राणाधिष्ठान जो बताया है उसका और इसका बहुत नजदीक का मामला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मर्म जो है, अभी समझे हाथ में इंद्रबस्ती मर्म है, बराबर, और मर्म में क्या है, मर्म में वहां प्राण अधिष्ठान है। प्राण कहाँ रहता है, प्राणोर तो मूर्धना, जहां मज्जा है, बराबर, जहां मज्जा है वहां प्राण रहता है। अगर देखिए जहां संयोग स्थान है वहां प्राण है, जहां संयोग स्थान है वहां मज्जा धातु का मूल स्थान है। अगर मज्जा मूल स्थान, अस्थि, संधि इनका अधिष्ठान है, जो हाथ में कोई भी मर्म है, तो जो हाथ के कोई भी मर्म है तो समझ लीजिए वो उसका ब्रेन है। मैं क्या कह रहा हूं देखिए, मतलब एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा। अगर हाथ है, हाथ में इंद्रबस्ती मर्म है, तो इस हाथ का ब्रेन क्या है, इंद्रबस्ती मर्म। घुटना है, घुटना के आजू बाजू में जो मर्म है, समझे आनी मर्म है, उसका अधिष्ठान, उसका मर्म, उसका ये क्या है,
उसका जो ब्रेन है वो आनी मर्म है। मतलब हमारे शरीर में जो मर्म है, कोई भी कहाँ भी जहाँ कहीं भी उसका जो स्थान है वो उस एरिया का ब्रेन है। मतलब इसके वजह से मर्म में आघात होने के वजह से मृत्यु क्यों आता है। जैसे सिर में आघात होता है तो मृत्यु मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब कोई मर्म में आघात होता है तो मृत्यु क्या है, क्योंकि वहां प्राण है, वहां मज्जा है, वहां ब्रेन मस्तिष्क जैसी संप्राप्ति है। उसके वजह से हमें जो निर्वात चिकित्सा हम करते हैं वो निर्वात चिकित्सा इस बेस पे है। इसके वजह से इंस्टेंट रिलीफ क्यों मिलता है, क्योंकि इसका बेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कभी ये बेस देखा ही नहीं, हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। आप लोग बहुत लोग हैं बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ा अलग सा जो व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर जो मर्म है, जो 107 जो मर्म बताए, उस मर्म का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पीठ का जो स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, जिसमें अवभाव मर्म के हिसाब से जो है अंशफलक मर्म है, मंड्या मर्म है, कटिक मर्म, ये बहुत सारे जो मर्म है पीठ के, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इसमें प्रॉपर आपको उस संप्राप्ति भी समझ में आएगी, क्योंकि वो पीठ का ब्रेन है। तो पीठ की प्रॉब्लम समझने के लिए हमें उनके ब्रेन देखने पड़ेंगे। हम किसी स्कूल में कोई बच्चा होता है, 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे में से कोई तो ऐसा होता है जो फर्स्ट आ रहा है, थोड़ी 80 लोग फर्स्ट आ रहे हैं। तो अगर उस बच्चे में कई फर्स्ट आते हो एकदम प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी बुद्धि है, बुद्धि तत्व में कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जो मर्म है, उस मर्म में जो सिराग है, जो वातव, पित्तव, कफव जो सिरा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहां के जो प्राण है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसके वजह से ये संप्राप्ति आ रही है और हमें दिखाई दे रही है। तो हमें ये देखना और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारा है, बहुत सारा बताने का है, लेकिन टाइम नहीं है। एक 2-4 क्वेश्चन है, किसी के पूछ लीजिए, मतलब मैं यहाँ रोक लेता हूँ।